आज हम अपने चतुर्थ दिवस यानी कि चौथे दिन पर पहुंच चुके हैं इस प्यारी प्यारी सीरीज 75 डेज इज इक्वल टू 75 कॉन्सेप्ट के। और आज हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, फ्रीक्वेंसी बहुत रहती है क्वेश्चंस की और नए क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो इस प्यारे से टॉपिक को, इस छोटी तीखी मिर्ची टाइप टॉपिक को आज हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग इस सीरीज के साथ और कर लीजिए अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को लेवल अप। जल्दी से अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो भाई साहब, तो फिनॉल जिस तरह से आपके सामने दिख रहा है, ये प्यारा सा कंपाउंड बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, इसको फिनॉल भी बोलते हैं। और जब इसके डिस्कवरर रंज साहब ने इसको डिस्कवर किया था कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो मेथड हम आज पढ़ने भी वाले हैं, तब इसका नाम कार्बोलिक एसिड रखा गया था। एसिड क्यों भाई साहब? एसिड इसलिए क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। जब किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है तो बेस इसका एसिडिक H चुरा लेता है, ये वाला, और इसीलिए इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, इसको कार्बिनोल भी बोला जाता है, इसको बेंजीनोल भी बोला जाता है। और फिनोलिक OH की पहचान हम कर पाते हैं तब जब किसी बेंजीन रिंग यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड OH हमें मिलता है। और फिनोलिक OH की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे। अगर आगे हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भाई साहब जब हम NaOH फ्यूज सॉलिड यानी कि फ्यूज्ड NaOH के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले बनता है फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है, अगर ये फिनॉक्साइड आयन बन गया और साथ में बनता है Na2SO3। और सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अगर इस फिनॉक्साइड आयन का हम एसिडिफिकेशन करा दें तो क्या बन जाएगा? मुझे फिनॉल बन जाएगा भाई साहब। ये लो ये लो ये लो, बन गया फिनॉल। आगे बढ़े जरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन देखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है भाई साहब? जब हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन से NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 की रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम बॉइलिंग वाटर से ट्रीट कराते हैं तो यहां पर फिनॉल हमें मिल जाता है, यहां पर हमें फिनॉल मिल जाता है और N2 निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है और फिनॉल हमें मिल जाता है। अगले मेथड की अगर हम बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड, बहुत ही प्यारा कंपाउंड भाई साहब, आपने इस कंपाउंड को बनते हुए कई जगह देखा होगा। सैलिसाइलिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, इसका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा देता है। तो आपको जैसा कि पता हो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया जाए तो CO2 निकल जाता है और हमारे काम की चीज बच जाती है, वो है फिनॉल। ये लो भाई साहब, फिनॉल बन गया फिर से। अगर आगे हम बात करें ग्रिग्नार्ड रीजेंट, भाई साहब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से तो मतलब कुछ भी बनवा लो यार, इतना वर्सेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लेते हैं। अगर हमें बनाने की बात हुई तो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन MgEt2O से कराते हैं तो हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। भाई साहब ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनाते हैं ये तो पता है ना आपको, कोई भी RX ले लो, कोई भी RX ले लो या ARX ले लो और उसकी रिएक्शन आप Mg से करा दो और Mg इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, इससे अगर करा दो तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा भाई साहब? MgCl, ठीक है, PHMgCl ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया। अब ये PHMgCl को जब O2 से रिएक्ट करवाओगे तो क्योंकि O2 तो भाई नॉन पोलर होता है, पर यहां पर सुनना मेरी बात, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये pH माइनस, ये जो pH माइनस है, ये pH माइनस इस पर अटैक करेगा और जब अटैक करके हाइड्रोलिसिस करेगा तो हमें फाइनली क्या मिलेगा भाई साहब? फिनॉल मिलेगा। अगर आप इसकी मैकेनिज्म ये वाली देखना चाह रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से अटैक होगा। सबसे पहले जैसा कि आपको पता हो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है PHMgCl, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, ये बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो है ये O डबल बॉन्ड O पर अटैक मारेगा, ये पोलराइज होके इधर जाएगा। जब ये पोलराइज होके इधर जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो देखो देखो, अरे देखो देखो, ये देखो भाई साहब, बन गया क्या? बहुत बढ़िया। अब जब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दो, O माइनस MgCl प्लस, आप इसकी चुपचाप से इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा पाए H3O प्लस तो ये बन जाएगा फिनॉल। और एक और ऐसी चीज बनेगी जो आपकी काम की नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से भी फिनॉल बन गया, अगर हम आगे बात करें बेंजीन का ऑक्सीडेशन अगर हम करा दें V2O5 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है भाई साहब। बेंजीन का ऑक्सीडेशन जो कि
नॉर्मल कंडीशंस में बहुत मुश्किल होता है, पर V2O5 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है और हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको लेते हैं तो फिनॉल बन जाता है भाई साहब। अगर हम आगे बात करें और देखें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, यानी कि डाउस प्रोसेस अगर हम देखें, देखिए नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें तो क्लोरोबेंजीन जो है एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं रिएक्ट करती है? क्योंकि ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके खुद के पास बहुत तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक्वस NaOH एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है भाई साहब। ये न्यूक्लियोफाइल एक और न्यूक्लियोफाइल से क्यों रिएक्ट करेगा, जबकि हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस की प्रिंसिपल पढ़ रखी है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है और कोई कंपाउंड बनाता है, तो दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर नो रिएक्शन। ठीक बात है, इसीलिए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। कल ही तो मैंने बताया था अपने महासप्ताह वाले लाइव लेक्चर में। अगर आप यहां पर देखो, मैंने एक नॉर्मल एल्काइल हैलाइड लेके रखा है भाई साहब, ये देखो RX है और यहां पर आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन होगी। ये OH माइनस जो है ये यहां पर इस कार्बन पर बैक अटैक करेगा और Cl माइनस को लीव करा देगा और क्या बना देगा, CH3CH2OH। पर ये जो बेंजीन रिंग है ये इस तरह का तो नहीं है ना, भाई साहब। इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसीलिए ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। पर सुनना, जब इस क्लोरोबेंजीन को जो कि एक्वस NaOH के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, जब इस क्लोरोबेंजीन को आप 623 केल्विन और ऑलमोस्ट 300 ATM प्रेशर पे कुछ मेटल्स जैसे Cu या Fe के प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराओ NaOH से, तब ये रिएक्शन शो कर देगा और ये बना लेगा फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बना लेगा भाई साहब, फिनॉक्साइड आयन। यहां पर देखिए Cl माइनस हट चुका है और फिनॉक्साइड आयन बन चुका है और इस फिनॉक्साइड आयन को हम एसिडिफाई करा लेंगे तो हमें मिल जाएगा भाई साहब आपका प्यारा प्यारा चहेता कंपाउंड फिनॉल। आगे बढ़ा जाए और देखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर इन एरोमेटिक रिंग यानी कि SNAR2 रिएक्शन या SN2AR। तो सुनिएगा इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें ये होता है कि जैसे अगर हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, एक्वस NaOH लिया, ये भी न्यूक्लियोफाइल कोई रिएक्ट नहीं करेगा एक दूसरे से, कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया और उसके ऑर्थो पोजीशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, तो ये OH माइनस इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगेगा तो ये आएगा और इस Cl माइनस को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा भाई साहब, क्या बन जाएगा, OH यहां पर NO2। पर ये रिएक्शन तभी होगी जब लीविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पे क्या लगा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 जैसे CN, इस तरह के ग्रुप्स लगे होने चाहिए। देखिए यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो यहां Cl निपट जाएगा और OH यहां पर लग जाएगा, यहां पर NO2, यहां पर भी NO2। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर भी सेम होगा, सेम टू सेम केस यहां पर भी होगा, Cl निपट जाएगा, OH आके लग जाएगा, NO2 और यहां पर भी NO2। पर वहीं पर अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो लिया, पर इस लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटाफर लगा दिया, तब अब कोई रिएक्शन नहीं होगी इस तरह की। ये इफेक्ट केवल तभी दिखता है जब हम लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। अगर हम आगे देखें इंडस्ट्रियल मेथड्स की बात करते हैं, ये तो लेबोरेटरी मेथड्स हो गई कि हम लैब में फिनॉल को किस तरह से बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो 4 इंडस्ट्रियल मेथड हमारे पास होते हैं। पहला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, जिस मेथड से फिनॉल को डिस्कवर किया गया था। दूसरा है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, जो कि फिनॉल को बनाने का बेस्ट मेथड वर्ल्ड वाइड। जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन होती है फिनॉल की वो इसी मेथड से होती है और क्वेश्चंस भी इससे बहुत सारे आ रहे होते हैं। अगर हम अगले मेथड की बात करें तो वो है डाउस प्रोसेस जो कि हम देख चुके हैं। क्या होता है डाउस प्रोसेस में, क्लोरोबेंजीन को सुनिएगा मेरी बात, क्लोरोबेंजीन को हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में भाई साहब, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तब यहां पर फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन को हम एसिडिफाई कराते हैं तो वो फिनॉल बन जाता है। ठीक है भाई साहब, और लास्ट में हम देखते हैं रैस्टिक प्रोसेस को। अब आगे बढ़े और सभी प्रोसेस को एक बार देखते हैं। अगर हम देखें कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, तो सबसे पहले कोल टार हम लेते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें मिडल ऑयल मिलता है। मिडल ऑयल को जब हम 170 डिग्री से 230 डिग्री के बीच में हीट करते हैं तो फिर हमें कोल मिलता है।
कोल के दो फॉर्म्स हमें मिलते हैं। अब कोल को भी जब हम क्या बोलते हैं डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें दो फॉर्म्स मिलते हैं। एक हमें मिलता है सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग हो जाता है नैप्थलीन, और एक हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म। उस लिक्विड फॉर्म को जब हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है भाई साहब फिनॉक्साइड आयन। जब हम डाइल्यूट NaOH से उसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है भाई साहब फिनॉक्साइड आयन। और इस फिनॉक्साइड आयन को जब मैं एसिडिफाई कर रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में तो मुझे फाइनली मिल जाएगा फिनॉल। और इसी मेथड से फिनॉल की डिस्कवरी की गई थी भाई साहब। अगर हम आगे बढ़े और देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूमीन को। हम बेंजीन ले रहे हैं और हम ले रहे हैं एक एल्कीन और H+। एल्कीन और H+ ले रहे हैं तो भाई साहब ये हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देंगे। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा ये इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल होगा कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन पर अटैक करेगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें जनरेट करके दे देगा। देखना देखना देखना, ये देखो। और इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। इसका कॉमन नेम क्या है भाई साहब? इसका कॉमन नेम है क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस क्यूमीन से जब हम O2 की रिएक्शन कराते हैं, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की रिएक्शन कराते हैं एट हीटेड टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाता है भाई साहब? बन जाता है कुछ इस तरह का कंपाउंड। आप देखते रह जाओगे भाई, आप देखते रह जाओगे। ये देखो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये O2 अपना एक एक बॉन्ड तोड़कर आके यहां पर इस तरह से लग जाते हैं। ठीक है, एक H को यहां से हटाया, एक H O पे आया और एक एक बॉन्ड तोड़ के इस तरह से वो लग गए। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं भाई साहब, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है दो भिन्न भिन्न कंपाउंड। एक है फिनॉल, एक है एसीटोन। और इसीलिए क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दो इंडस्ट्रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें एक ही रिएक्शन में मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम बेस्ट मेथड कहते हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्योंकि यहां पर जो साइड प्रोडक्ट है वो भी हमारे लिए इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, तो कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है भाई साहब, कुछ वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप इस चीज के मैकेनिज्म समझना चाहो कि हमने क्यूमीन को किस तरह से हाइड्रोलाइज किया, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये देखिए क्यूमीन इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। जेईई एडवांस में भी पूछा जा चुका है, जेईई मेन में भी पूछा जा चुका है। आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। एक बार ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ये देखो इस तरह से बनता है। ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर मैं H+ ले लूं तो सबसे पहले ये इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करके ये क्या बन जाएगा भाई साहब? देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखना देखना देखना, ये बन गया है O, यहां पर O, यहां पर एक H, यहां पर दूसरा H और यहां पे प्लस। अब ये उड़न खटोले की तरह जाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत शानदार लिविंग ग्रुप H2O बन चुका है। और जब ये जाने को तैयार हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन त्राहिमाम करने लगेगा कि मेरी वैलेंसी तो खाली होने लगी, अब मुझसे रिएक्शन करने नहीं, अब मुझसे जुड़ने कौन आएगा, मेरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने कौन आएगा। तो जब ये त्राहिमाम करने लगता है तो ये बेंजीन रिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंस है, इसीलिए ये इसके रेस्क्यू में आता है इधर से उठ के। और जब ये इसके रेस्क्यू में आएगा, H2O लीव कर चुका है, ये बेंजीन रिंग इसके रेस्क्यू में आ चुका है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई साहब। ये देखो सीन बन चुका है कुछ ऐसा। अब ये बेंजीन रिंग लगा है O से, और इस O से और क्या लगा है भाई साहब? इस O से और लगा है ये इधर। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, अब क्या होगा? अब होगा ये कहीं तो प्लस भी आएगा, यस यहाँ पे अब होगा ये भाई साहब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो O जो है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करा चुका है और तगड़े तरीके से कंपाउंड बना चुका है अपना। ठीक है, अब सुनना है यहाँ पे अब क्या हो रहा है। अब फिर से यहाँ पर H2O अटैक करने को आतुर है। H2O जब यहाँ पर अटैक करने को आतुर है तो वो इस प्लस पर अटैक कर देगा आराम से। जब इस प्लस पर वो अटैक कर देगा तो कुछ नया पेज लेना पड़ेगा क्या? जब वो इस प्लस पर अटैक कर देगा तो इधर देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओहो गंदा सा कुछ बन गया। ये देखो भाई, ये बन जाएगा, ये इस प्लस पर अटैक कर चुका है और ये बन जाएगा OHH। ठीक है, अब यहां पर प्लस तो है ही। अब सुनना, यहां पर होगा इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोनेशन। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोनेशन जब होगा तो ये वाला ऑक्सीजन इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस H+ को वो अपनी तरफ खींच लेगा तो वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा भाई साहब। मुझसे बेंजीन रिंग गंदी क्यों बन रही है? ये देखो OH यहां पर प्लस और यहां पर बन जाएगा ये इस तरह का OH। ये लो भाई साहब। और फिर क्या होगा?
फिर ये महाशय लीव करके चले जाएंगे जिस दिन इस ऑक्सीजन को याद आएगा कि मैं डबल बॉन्ड भी बना सकता हूं। तो ये डबल बॉन्ड बनाने की चेष्टा में यहां पर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये महाशय लीव करके चले जाएंगे और आपको दिख रहा होगा कि ये बन चुका है फिनॉल, ये बन चुका है फिनॉल और यहां पर बन चुका है एसीटोन भाई साहब, यहां पर बन चुका है एसीटोन। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है। यही है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड और ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म। जब O की वैलेंसी खाली होने लगती है तब उसका रेस्क्यू करने कौन आता है, बेंजीन रिंग आता है। और जितना इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग होगा, वही बेंजीन रिंग रेस्क्यू करने उसको आएगा। अगर हम आगे बात करें और हम देखें रैस्टिक प्रोसेस, हमारी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रैस्टिक प्रोसेस। रैस्टिक प्रोसेस में क्या होता है भाई साहब, बेंजीन की रिएक्शन हम HCl और O2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या FeCl3 और हीटेड टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और वाटर का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन और वाटर का मिक्सचर। पर ये वाटर तो स्टीम की फॉर्म में होगा, 300 डिग्री सेल्सियस है ना, ये वाटर तो स्टीम की फॉर्म में होगा। हम इसको और हीट करते हैं इस मिक्सचर को और इसको सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं 425 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर ये क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करके बना लेता है फिनॉल। फाइनली ये क्या बना लेता है भाई साहब, फिनॉल बना लेता है। और यहीं पे हमारी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाती हैं। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन की, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हो गया क्यूमीन O2 से रिएक्शन हुई है, ये मामला बना है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का। जब हमने इसका एसिडिफिकेशन कराया है और वाटर से रिएक्ट कराया है तो A और B भाई साहब बने। A क्या है, A मान लो बेंजीन है, सॉरी नॉट बेंजीन, A है फिनॉल और B है भाई साहब एसीटोन। दोनों इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो वही पूछा है कि A और B क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। अगर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे NaOH है और फिनॉक्साइड आयन बन चुका है, तो इसका क्या पूछा है, रिएक्शन कंडीशन पूछ लिया। तो जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन कंडीशन बता रखा है कि यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, यहाँ पर 300 ATM प्रेशर लिया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है किसी मेटल कैटलिस्ट को, Cu या Fe जैसे मेटल कैटलिस्ट को भी लिया जाता है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली आप मार्क कर दो। ये देखो ये रहा आपका सही आंसर। अगर हम आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स डज नॉट गिव कलर व्हेन कंडेंस्ड विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं आपको एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं फिनॉल के लिए कि जब फिनॉल, सुनना मेरी बात, जब फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से होता है, ये देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड क्या है भाई साहब, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ये देखो ये देखो ये देखो, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन जब फिनॉल से होता है तो क्या होता है, 2 मोल हमें फिनॉल चाहिए होते हैं, 2 मोल फिनॉल, और ऐसे फिनॉल जिसका पैरा पोजीशन खाली हो, क्योंकि इसका रिएक्शन पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल से ही होता है, तो वो पैरा पोजीशन के H को, 2 पैरा पोजीशंस के H को एलिमिनेट कर देता है, इस O को एलिमिनेट कर देता है और फाइनली कंडेंसेशन होकर, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से रिएक्शन होती है। ये है एक फिनॉल का मॉलिक्यूल जिसका एक H निपटेगा, पैरा पोजीशन देखो ये पैरा पोजीशन वाला, और ये है एक फिनॉल का मॉलिक्यूल जिसका एक H निपटेगा। ये देखो ये जो H2O मॉलिक्यूल है जब ये एलिमिनेट होगा तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थलीन, और फिनोफ्थलीन एसिड बेस टाइट्रेशंस में एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है भाई साहब। तो वही फिनॉल यहां पर यूज किया जा सकता है जिसका पैरा पोजीशन खाली हो। क्या इसका पैरा पोजीशन खाली है? हाँ। क्या इसका पैरा पोजीशन खाली है? हाँ। क्या इसका पैरा पोजीशन खाली है? हाँ। ये तीनों तो यूज किए जा सकते हैं, पर इसका पैरा पोजीशन खाली नहीं है, इसको हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए हमारा सही आंसर ये है। अगर हम अगले रिएक्शन की बात करें, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट मैंने बोला और पूछ लिया, क्या इंटरमीडिएट बनता है भाई साहब? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज द इंटरमीडिएट। इसी तरह के बहुत सारे चुन्नू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और सब जेईई मेन के PYQs है, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दे, फैला दे, और मुझे यानी कि गौरव सिरवैया को आज के लिए विदा दे। कल मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।